अस्सलाम वालेकुम। So in this live webinar we will discuss MCQs of respiration physiology test. इसमें भी काफी हाई MCQs डाले गए थे जो कि रिपीटेडली पूछे जाते थे। क्लिनिकल की तरफ भी कुछ MCQs थे, तो उसके सारी रीजनिंग मैं आप लोग को साथ साथ देता जाऊंगा और उसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट है, प्रॉफ पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज पूछी जा सकती है वो भी बताता जाऊंगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट MCQs की तरफ आते हैं। Carbon monoxide is an example of poisoning is an example of dash in which the patient shows dash. So basically carbon monoxide की poisoning बहुत important है because ये silent killer होता है। ये फॉर एग्जांपल आप गैस चला देते हैं, छोड़ देते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड कहीं पे होती है, आपको पता नहीं लगता और साइलेंट किलर है ये, क्योंकि इसकी जो बाइंडिंग कैपेसिटी होती है हीमोग्लोबिन के साथ वो ऑक्सीजन से ज्यादा होती है। तो अगर इन ऑप्शंस को देखा जाए तो राइट आंसर इसमें क्या होगा, इज डेल्टा विच इज hypoxemic hypoxia and reddish tint to the skin. So पहला तो बात होती है हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया, इसके बारे में आगे भी डिस्कस होगा। वो ऐसा हाइपोक्सिया होता है जिसमें ऑक्सीजन यूटिलाइज की नहीं जा सकती। बट कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग में क्या होगा, हाइपोक्सीमिक हाइपोक्सिया के जो आर्टीरियल ऑक्सीजन है वो कम हो जाएगी, बिकॉज कार्बन मोनोऑक्साइड की जो बाइंडिंग कैपेसिटी है हीमोग्लोबिन से वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू O2। तो जब वो उससे बाइंड कर जाएगा तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, रेड कलर देती है। बट जब कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से बाइंड करती है तो उसको रेडिश चेरी रेड कलर दे देती है। तो इस वजह से ये खास तौर पे जो ये रेडिश टिंट स्किन होता है ना, ये हमें पोस्टमार्टम फॉर एग्जांपल किसी बंदे की डेथ हो जाती है तो उसमें अगर कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की वजह से डेथ हुई तो हमें रेडिश टिंट नजर आता है स्किन में। तो ये इसका आंसर होता है। तो नेक्स्ट MCQ इज व्हाट टेंड्स टू डिक्रीज एयरवे रेजिस्टेंस। तो एयरवे रेजिस्टेंस क्या चीज डिक्रीज करेगी? तो सबसे पहले तो मैं राइट आंसर बताऊंगा। राइट आंसर इज स्टिमुलेशन बाय द सिंपैथेटिक फाइबर्स, बिकॉज सिंपैथेटिक फाइबर्स जब एक्टिवेट होते हैं तो एज अ रिजल्ट हमारे पास ब्रोंकोडाइलेशन होती है, और जब ब्रोंकोडाइलेशन होगी तो अगर ब्रोंकाई डायलेट हो जाते हैं तो ऑब्वियसली एयरवे रेजिस्टेंस विल डिक्रीज। अब wrong answer it's a respiratory disorder. Treatment with acetylcholine. So acetylcholine is parasympathomimetic. It means ये पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट करेगा, और जब पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट होता है तो हमारे क्या होता है, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन। तो इस वजह से जब ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन होगी रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। और लास्ट इज एक्सहेलेशन टू द रेजिडुअल वॉल्यूम। अगर हम इसकी एक्सहेलेशन हो तो तब एयरवे रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है। सो बेसिकली आंसर सिंपैथेटिक फाइबर बहुत इजी था और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। Next is a 49-year-old man has pulmonary embolism. Embolism that completely blocks the blood flow to his left lung. It means यानी उसके लेफ्ट लंग में अब कोई ब्लड नहीं जा रहा, तो यानी Q is equal to 0 हो चुका है। अब देखने हैं ऑप्शंस को। तो इसमें हम ऑप्शन में पहले तो देखते हैं कि राइट आंसर क्या है। राइट आंसर इज डेल्टा। उसकी रीजन मैं पहले बताता हूँ। एल्वियोलर पार्शियल प्रेशर oxygen of left lung will be approximately equivalent to partial pressure of oxygen in the inspired air, because हमने कहा था कि लेफ्ट लंग की ब्लॉकेड हुई है, ब्लॉक द ब्लड फ्लो। अगर ब्लड फ्लो नहीं आ रहा लेफ्ट लंग में, इसका क्या मतलब है, वहां पे ऑक्सीजन एक्सचेंज ही नहीं होगी। अगर वहां पे ऑक्सीजन एक्सचेंज हो ही नहीं रही तो जो ऑक्सीजन बाहर से एयर से हम लंग्स के अंदर लेके गए हैं उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। इस वजह से जो एल्वियोलर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का होगा और जो इंस्पायर्ड एयर का पार्शियल प्रेशर होगा ऑक्सीजन का वो सेम होगा, क्योंकि ब्लड गैस एक्सचेंज हुआ ही नहीं है, क्योंकि वहां पे ब्लड फ्लो है ही नहीं। तो इस वजह से डेल्टा इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन ए को हम देखते हैं, बिकॉज वेंटिलेशन प्रीफियर रेशियो इज इंपॉर्टेंट। इन्होंने लिखा हुआ है विल बी 0, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि डिनोमिनेटर में क्यू है। अगर इसको 0 करते हैं तो आंसर आना चाहिए था इनफाइनाइट। नेक्स्ट इज सिस्टेमिक आर्टीरियल PO2 विल बी एलिवेटेड। नो, अगर ब्लड गैस एक्सचेंज हुआ ही नहीं है तो ऑक्सीजन कैसे एलिवेट कर सकती है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। नेक्स्ट इज VQ रेशियो इन द लेफ्ट लंग विल बी लोअर देन द राइट लंग। इसको हम देखेंगे ही नहीं क्योंकि इसका आंसर इनफाइनाइट है, वी कैन नॉट कंपेयर इट। जब इनफाइनाइट कोई चीज होती है उसको हम कंपेयर नहीं करते। Alveolar PO2 in the right lung will be approximately equal to the PO2 of the venous blood। नहीं, ये alveolar जो हमारे पास right lung का होगा वो slightly higher होगा, equal नहीं होता। तो इसलिए delta is the right choice। Next is compared with the systemic circulation, the pulmonary circulation। आपको पता होना चाहिए 2-3 important बातें।
सिस्टेमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन की कार्डियक आउटपुट सेम होता है। जो हमारे पास सिस्टेमिक सर्कुलेशन में कार्डियक आउटपुट की वैल्यू होती है वही हमारे पास पल्मोनरी की होती है, विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 5 लीटर पर मिनट। तो कार्डियक आउटपुट वाला ऑप्शन निकल गया। फिर उसके बाद हमारे पास ब्लड फ्लो और कार्डियक आउटपुट, अगर कार्डियक आउटपुट इक्वल है ना तो ब्लड फ्लो वाला भी निकल जाता है ऑप्शन, तो ये भी निकल गया। नेक्स्ट आपको पता है कि जो हमारे पास होता है पल्मोनरी सिस्टम वो लो रेजिस्टेंस सिस्टम है। रीजन क्योंकि उसने सिर्फ वो किस पे कंप्राइज कर रहा है, पल्मोनरी आर्टरी, कैपिलरीज एंड पल्मोनरी वेन, तो ये लो रेजिस्टेंस है। बाकी अगर सिस्टेमिक देखें तो आप कितनी आर्टरीज है, आर्टीरियोल्स हैं, कैपिलरीज है, और वो हाई रेजिस्टेंस सिस्टम होता है जो हमारा सिस्टेमिक सर्कुलेशन होती है। तो इसमें हमने क्या देखना है कि हमारे पास पल्मोनरी सर्कुलेशन इज लो रेजिस्टेंस सिस्टम, सो दिस इज द राइट चॉइस। तो हायर आर्टीरियल प्रेशर ये सिस्टेमिक में होता है, हायर कैपिलरी प्रेशर ये भी सिस्टेमिक में होता है, ये आप लोगों ने सर्कुलेशन में पढ़ा भी है। तो ये आंसर था बीटा। नेक्स्ट इज हाइपोक्सीमिया प्रोड्यूसेस हाइपरवेंटिलेशन बाय डायरेक्ट इफेक्ट। तो हाइपोक्सीमिया क्या है? ऑक्सीजन की कमी। अब हमने पढ़ा होगा आप लोगों ने रेस्पिरेशन में कि मेनली जो हमारा कंट्रोल सेंटर ब्रेन में होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू या हाइड्रोजन आयन की वैल्यू को डिटेक्ट करता है, नॉट ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की वैल्यू कौन डिटेक्ट करता है? ऑक्सीजन की वैल्यू जो हमारे पास होती है कैरोटिड एंड एओर्टिक कीमो रिसेप्टर्स, ये मेनली हमारे पास डिटेक्ट करते हैं ऑक्सीजन की वैल्यू को। तो आपने ये बात याद रखनी है कि अगर हाइपोक्सीमिया होगा तो जो पेरिफेरल रिसेप्टर्स होते हैं, जो कि कैरोटिड और एओर्टिक बॉडी पेरिफेरल रिसेप्टर्स है, तो ये ऑक्सीजन की कमी को डिटेक्ट करेंगे। मेड्यूलरी कीमो रिसेप्टर्स होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन को मेनली करते हैं। लंग स्ट्रेच रिफ्लेक्स इज समथिंग डिफरेंस, वो आगे एक और एमसीक्यूज है। फ्रेनिक नर्व का आप लोगों को पता है कि ये डायाफ्राम को सप्लाई करती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, तो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्लिनिकल एमसीक्यूज। ये हर जगह पे पूछा जाता है, तो आप लोग को ये बहुत अच्छे से आना चाहिए कि ये क्या होता है और कब डिक्रीज होगा, कब इंक्रीज होगा। सो इसमें हमने देखा है VQ defect has hypoxemia and is treated by supplemental oxygen. The supplemental oxygen will be most helpful if the person is predominant VQ defect. अब सप्लीमेंटल ऑक्सीजन का क्या मतलब है कि हमने उसको बाहर से ऑक्सीजन देनी है। फॉर एग्जांपल आप हॉस्पिटल्स में जाते हैं, देखते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर्स है, वो हम उसको सप्लीमेंटल ऑक्सीजन दे रहे हैं, वो हम उसको कब देंगे, अब हमने ये देखना है। अब इसमें हम अगर 1 by 1 ऑप्शन देखते हैं, इधर डेल्टा ऑप्शन इज राइट, बट अब मैं 1 by 1 ऑप्शन की एक्सप्लेनेशन दूंगा कि डेड स्पेस में आप ऑक्सीजन दे भी जाते हैं, वहां पे तो ब्लड वेसल्स है ही नहीं, वहां पे ब्लड फ्लो है ही नहीं। अगर वहां पे ब्लड फ्लो नहीं है तो इसका क्या मतलब होगा, वहां पे आप जितनी मर्जी ऑक्सीजन दे दें तो वहां पे गैसियस एक्सचेंज हो ही नहीं सकता, बिकॉज गैसियस एक्सचेंज इज मेंट टू अकर बिटवीन द एयर एंड द ब्लड। इफ ब्लड इज नॉट प्रेजेंट तो वहां पे ऑब्वियसली कोई भी गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा। नेक्स्ट इज शंट। अगर शंट हो तब भी ये चेंज नहीं होता, तब हम इसको इनफाइनाइट कर देते हैं। तो एक ई ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। ई ऑप्शन कब होगा? जब वेंटिलेशन इसका मतलब है जीरो हो जाए। इज इक्वल टू जीरो हमेशा तब हो सकता है जब वेंटिलेशन जीरो हो जाए। अगर वेंटिलेशन जीरो है इसका क्या मतलब है कि हो सकता है किसी एल्वियोलस में ऑब्स्ट्रक्शन आई हो। अगर किसी ऑब्स्ट्रक्शन आई हो इसका मतलब है उधर एयर की एंट्री नहीं हो रही, वहां पे वेंटिलेशन जीरो है। तो आप जितनी मर्जी ऑक्सीजन दे दे, अगर एयर एंटर नहीं हो रही तो उसने नहीं होना। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने 2 दरवाजे हैं, 2 रूम्स हैं, एक रूम का दरवाजा खुला हुआ है और एक रूम का दरवाजा बंद है। अब जो मर्जी जितनी मर्जी हवा दे दें, जिस रूम का दरवाजा बंद है उसमें ऑक्सीजन ने जाना ही नहीं, तो उसको सप्लीमेंटल ऑक्सीजन देने का फायदा ही नहीं जिसका दरवाजा बंद है, क्योंकि उधर से ऑक्सीजन ने जाना ही नहीं किसी भी सूरत। तो हम किस केस में देंगे? हाई VQ का क्या मतलब हुआ? हाई VQ में हुआ कि वेंटिलेशन हमारे पास ज्यादा है और जो हमारे पास ब्लड फ्लो होगा वो कम होगा। अब वेंटिलेशन हमारे पास अगर ज्यादा है तब हमें सप्लीमेंटल ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं होती। लो VQ में हमें सप्लीमेंटल ऑक्सीजन की जरूरत होती है। उसकी रीजन क्या है? वेंटिलेशन अगर हमारे पास कम है और ब्लड फ्लो अगर हमारे पास ज्यादा है तो उस केस में क्या है, हमारे पास ब्लड फ्लो तो पड़ा हुआ है बट वेंटिलेशन नहीं आ रही ना, यानी ब्लड फ्लो तो आ रहा है जिसने ऑक्सीजन को अपने पास लेके जाना है। इसकी ये सिंपल सी मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि एक बस है, बस के अंदर 40 सीट्स हैं। अब बस ने तो अब वहां पे उसके अंदर 20 पैसेंजर्स जा रहे हैं। जब 20 पैसेंजर्स जा रहे हैं तब भी उस 40 सीट वाली बस ने तो चले ही जाना है ना। अब हमारे पास 20 पैसेंजर्स की अभी भी सीट बाकी है,
तो V/Q अगर कम है, इसका यही मतलब है कि ब्लड वहां पे आ रहा है लेकिन ऑक्सीजन उसको उतनी नहीं मिल रही। तो जब हम सप्लीमेंटल ऑक्सीजन देंगे, यानी बाकी और उसको पैसेंजर्स दे रहे हैं, तो वो बस फुल हो जाएगी और वो तब भी जाएगी, तो उसका फंक्शन लेकिन अब बेहतर होगा, अब उसको ज्यादा बेहतर से वो वर्क कर सकती है, ज्यादा ऑक्सीजन को लेके जाएगी। तो दैट्स वाई इसका ये आंसर होगा। Next MCQs, which of the following lung volume or the capacity can be measured by spirometry? स्पायरोमेट्री में से हमारे पास ऐसी कोई भी चीज मेजर नहीं कर सकते जिसमें रेजिडुअल वॉल्यूम हो। कोई भी ऐसी चीज है जिसमें रेजिडुअल वॉल्यूम है, वो हम कभी भी मेजर नहीं कर सकते थ्रू स्पायरोमेट्री, इस बात को याद रखें। हीलियम डाइल्यूशन मेथड होता है जो हमें रेजिडुअल वॉल्यूम मेजर करने में हेल्प करता है। तो अब हम आंसर देखेंगे जिसमें रेजिडुअल वॉल्यूम कहीं पे भी ना आता हो। कैपेसिटीज और वॉल्यूम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाएंगे, हर जगह पे पूछे जाएंगे, इसलिए कैपेसिटीज और वॉल्यूम्स आपकी फिंगर टिप्स में होनी चाहिए। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी पहले ही ऑप्शन गलत। फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस ये भी नहीं हम मेजर कर सकते। रेजिडुअल वॉल्यूम ये भी हम मेजर नहीं कर सकते। टोटल लंग कैपेसिटी में भी तो रेजिडुअल वॉल्यूम आता है ना, इसमें सारे वॉल्यूम्स आ जाते हैं। सो द वाइटल कैपेसिटी इज द ओनली बेस्ट ऑप्शन बिकॉज इसमें रेजिडुअल वॉल्यूम नहीं है, इसमें इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, टाइडल वॉल्यूम, ये तीन चीजें होती है विच कैन बी मेजर्ड थ्रू द स्पायरोमेट्री। तो स्पायरोमेट्री से हमारे पास वो सारी वैल्यूज मेजर हो सकती है जिसमें रेजिडुअल वॉल्यूम नहीं है। So the next MCQs, a patient has a dead space of 150 millimeter, functional residual capacity of 3 liter, tidal volume। अब इसमें ये सारी वैल्यूज दी है, इसने हमें से पूछा क्या रेजिडुअल वॉल्यूम। अब रेजिडुअल वॉल्यूम के लिए हमारे पास इधर क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें फायदा दे सकती है। इसमें फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी एक हमारे काम की चीज है, और एक एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। उसकी रीजन बताता हूँ। अब एक की वैल्यू 3 लीटर है कि 1.5 लीटर, इसका आंसर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी जो होता है वो रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। तो अगर हमारे पास फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी है और हमारे पास एक्सपायरेटरी रेजिडुअल वॉल्यूम है, तो हम एज अ रिजल्ट में रेजिडुअल वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो FRC इसका 3 लीटर था और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इसका 1.5 लीटर था। तो हम सिंपल इसको रीअरेंज करके ये इक्वेशन बनाएंगे, इसको माइनस करेंगे, 1.5 लीटर आंसर आ जाएगा। तो 1.5 लीटर इज इक्वल टू 1500 ml। बाकी हमें रिक्वायर नहीं है, तो हम सबसे सिंपल वे से निकाल सकते थे। नेक्स्ट इज अ पर्सन विद अ नॉर्मल लंग हैज O2 consumption of 750 ml. The hemoglobin concentration is 15 ग्राम पर डेसीलीटर। अब याद रखना है हमारे पास जो 1 ग्राम पर डेसीलीटर हीमोग्लोबिन होती है वो 1.34% ऑक्सीजन लेके जा सकती है। अब हमने देखना होता है कि अब हमने इसको जब भी फाइंड करना है ना, हमने ये 1.34 को ज़हन में रखना है क्योंकि हमने हमेशा उसको हीमोग्लोबिन से मल्टीप्लाई करना होता है। अब द मिक्स्ड ऑफ वीनस सैचुरेशन इज 25%, व्हाट इज द कार्डियक आउटपुट। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम यूज करेंगे फिक्स लॉ। तो इसमें हमने क्या क्या देखना होता है, सबसे पहले हम फिक्स लॉ नहीं, इसमें ये वाला हम फॉर्मूला यूज करेंगे कि आर्टीरियल कंटेंट सबसे पहले देखते हैं। हमारे पास 15 ग्राम पर डेसीलीटर थी इसमें हीमोग्लोबिन, और उसको 1.3 से 4 मिलीलीटर ऑक्सीजन पर ग्राम से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन इतनी मिलीलीटर ऑक्सीजन को बाइंड कर सकता है। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हमारे पास जितना हीमोग्लोबिन था वो 20 मिलीलीटर ऑक्सीजन पर डेसीलीटर को बाइंड कर सकता है। अब उन्होंने क्या था, वीनस सैचुरेशन है 25%, सो वीनस कंटेंट इज 20 मिलीलीटर मल्टीप्लाई बाय 0.25, तो 5 ml आ जाएगा। अब वीनस हमारे पास आर्टीरियल सैचुरेशन कितनी थी, 100%। 100% का आंसर क्या आया था, 20। वीनस की उसने सैचुरेशन क्या बताई है, 25%। तो 100 का 25% कितना हो गया हमारे पास, यानी 20 वैल्यू का 25% कितना होगा हमारे पास, होगा 5। 25% ऑफ 20 इज 5। अब इसके बाद हमने फिक्स प्रिंसिपल लगाना है। अब ऑक्सीजन कंजम्पशन उन्होंने दी हुई है, ऑक्सीजन कंजम्पशन थी 750 ml, और इन्होंने हमारे कार्डिक आउटपुट फाइंड करनी है। और कार्डिक फॉर्मूला में हमने देखा है आर्टीरियल कंटेंट माइनस वीनस कंटेंट, इसका जो आंसर आएगा उसको कार्डिक आउटपुट से मल्टीप्लाई करना है। अब जब हम इसको रीअरेंज करेंगे, आप लोग खुद रीअरेंज करिएगा, आपको समझ आ जाएगी। 750 डिवाइडेड बाय 15 ml पर ऑक्सीजन, यहाँ पे डेसीलीटर है, ये बात याद रखनी है, इस यूनिट को गौर से देखना है। अब ये वाला यूनिट तो कैंसिल हो जाना है। अब हमारे पास जो आंसर आना है वो आना है 50 डेसीलीटर पर मिनट। अब ये हमारे पास डेसीलीटर में आंसर आया, और आंसर जो प्रेजेंट है वो मिलीलीटर में प्रेजेंट है।
तो डेसी और मिली का आप लोग फिजिक्स में पढ़ते आए हैं कि 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5000 ml पर मिनट आएगा। तो आपको अगर ये चीजें दी हो तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं कि उस बंदे की कार्डिक आउटपुट क्या, और ये प्रूफ में पूछा जाता है। नेक्स्ट इज a cardiac catheterization is performed in the healthy adult. कैथेटराइजेशन जहां पे भी की जाती है ना, यूजुअली वो प्रेशर मेजर करने के लिए की जाती है। द ब्लड सैंपल विथड्रॉन फ्रॉम द कैथेटर इज 60% ऑक्सीजन सैचुरेशन। 60% ऑक्सीजन सैचुरेशन इट मींस यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, पहली चीज। एंड द प्रेशर रिकॉर्डिंग शो ऑस्कल्टेशन। अब आपने ये देखा है, इन्होंने कहा कि ये इसके दरमियान में लाई कर रहा है 27 से 12 मिलीमीटर। अब आपने देखना है कि ये इसमें क्या क्या हमारे पास इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमारे पास आता है डक्टस आर्टीरियोसिस। ऑप्शन यहाँ पे अगर पढ़े, यहाँ पे लिखा हुआ है हेल्दी एडल्ट। हेल्दी एडल्ट में आपको डक्टस आर्टीरियोसिस नहीं मिलता। डक्टस आर्टीरियोसिस प्रेजेंट होता है फीटस में, बच्चे में, न्यू बॉर्न बेबी में। तो ये हमारे पास इस हेल्दी एडल्ट की वजह से अल्फा ऑप्शन हम निकाल देंगे क्योंकि इसने हेल्दी एडल्ट कह दिया। नेक्स्ट इज फोरामेन ओवेल। सो फोरामेन ओवेल यहाँ पे इतना प्रेशर नहीं होता। पहली बात है, इतना प्रेशर हमें चाहिए। अब इतना प्रेशर इधर नहीं होता तो ये हमारे पास वैसे निकल गया। लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम में आपको पता है कि कितना प्रेशर होता है, वो भी इससे कम होता है, ये भी निकल गया। राइट एट्रियम में भी प्रेशर कम होता है। अब आ जाता है पल्मोनरी आर्टरी, विच इज द राइट चॉइस। पल्मोनरी आर्टरी में आपको पता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, बिकॉज ये राइट वेंट्रिकल से जा रहा होता है। राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो यहाँ पे ऑक्सीजन सैचुरेशन कम। पहली चीज पूरी। सेकंड चीज उसने कहा कि प्रेशर कितना है, तो सिस्टोलिक प्रेशर जो हमारे पास ऑलमोस्ट होता है पल्मोनरी आर्टरी का, वो आपको पता है 25 मिलीमीटर के 25 मिलीमीटर एचजी के राउंड अबाउट होता है। और जो वीनस प्रेशर होता है वो राउंड अबाउट 10 मिलीमीटर ऑफ एचजी के होता है, डायस्टोलिक प्रेशर। तो यानी इसके दरमियान में फ्लक्चुएशन हो रही है, तो ये पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर है। तो ये सारी ऑप्शंस आप लोगों ने अब ये चीजें याद रखनी है, किसी भी तरह पूछा जा सकता है। Next is, if alveolar surface area is decreased by 50% and the pulmonary edema leads to the doubling of the diffusion. जब pulmonary edema होगा तो क्या होगा, वहां पे फ्लूइड की लेयर आ जाएगी। जब फ्लूइड की लेयर आएगी, अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास था एल्वियोलाई और ये हमारे पास थी ब्लड वेसल। अब यहाँ पे अगर pulmonary edema हो जाता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। तो ये बात याद रखनी है, ये इस एमसीक्यू से एक आप पॉइंट लेते हैं। हाउ डज द डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन इफेक्ट। तो हमारे पास दो चीजें हो रही है, एक डिस्टेंस डबल हो रहा है और एक हमारे पास सरफेस एरिया 50% हो रहा है, यानी हाफ हो रहा है। तब हमने फॉर्मूला कौन सा लगाना होता है, तो ये आप लोग फॉर्मूला देख सकते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन का। ये हमारे पास एरिया पे डिपेंड कर रहा है, डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है और डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। तो डिस्टेंस हमने क्या कहा था, डबल हो गया, और एरिया हमने कहा था 50% यानी हाफ। तो इसको अगर हम इस तरह देखें 1/2, इसको मल्टीप्लाई करें तो 1/4, यानी जो हमारे पास इन्होंने पूछा हुआ है डिफ्यूजन कितनी है, डिफ्यूजन जस्ट 25% रह गई है। तो 25%, अगर पहले 100% डिफ्यूजन होती थी, अब रह कितनी गई है हमारे पास 25%। 1/4 से जब डिवाइड किया 25 आया, तो 25% रहने का मतलब है कि डिक्रीज कितनी हुई है, 75% ये डिक्रीज हुई है, क्योंकि 25% अब डिफ्यूजन हो रही है। तो कितनी नहीं हो रही, 75%। तो ये किसी भी तरह पूछा जा सकता है। इधर डिक्रीज के ऑप्शन में दिया है, वो सिंपली ये भी पूछ सकता है कि कितनी हो रही है। ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो डाले गए थे क्योंकि ये पूछे जाते हैं, अगर ये प्रॉप में आ सकते हैं, इवन ये एससीक्यू में आ सकते हैं, इस वजह से ये ऐड किए गए थे। अब अंदर फैक्चुअल एमसीक्यूज भी आएंगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज, ये हमारे पास टेक्निक जो यूज हो रही है इस एमसीक्यूज में, ये 30 ईयर्स पहले ऑलमोस्ट यूज हुई थी स्टार्ट, यानी इतनी पुरानी टेक्निक है। 67-year-old man is admitted emergently to hospital because of severe chest pain. A Swan-Ganz catheter is floated into the pulmonary artery, the balloon is inflated, and the pulmonary wedge pressure is measured. The pulmonary wedge pressure is used clinically. तो ये जब पहले होता था ना, अगर कोई मायोकार्डियल इन्फॉक्शन का पेशेंट आता था तो उसमें ये हमारे पास मेथड यूज होता था टू चेक हिज हर प्रेशर। और ये किसका प्रेशर चेक करने के लिए होता था, ये लेफ्ट एट्रियल प्रेशर चेक करते थे। उसकी रीजन क्या है, ये किस तरह होता था, ये डालते कैसे हैं, आप लोग देखें, ये हमारे पास या तो फेमरल वेन से डालते हैं या हमारे पास जगुलर वेन से डालते हैं। उसके बाद ये हमारे पास राइट एट्रियम में आता है। ये राइट एट्रियम, अगर राइट एट्रियम में हो तो राइट एट्रियम का प्रेशर मेजर करेगा। देन हमारे पास ये आएगा राइट वेंट्रिकल में, अगर राइट वेंट्रिकल में होगा तो ये राइट वेंट्रिकल का प्रेशर मेजर करेगा। देन इसको लोकेट किया जाता है इनटू द पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी में जाके ये पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर मेजर करता है। आप ये देख सकते हैं ऑलमोस्ट 25 और 10 के राउंड अबाउट आपको पता है।
फिर हम इसके बाद ये एक पल्मोनरी आर्टरी की ब्रांच में जब जाएगा, हम बैलून को इन्फ्लेट करेंगे। अब जब बैलून को इन्फ्लेट कर देंगे, अब पल्मोनरी आर्टरी ने आगे कैसे जाना था, उसकी ब्रांचेज हुई, उसके बाद कैपिलरीज बनती, उसके बाद वीनस ब्लड पल्मोनरी वेन बनती और पल्मोनरी वेन ड्रेन करती लेफ्ट एट्रिया में। तो अब ये हमारे पास उधर जो भी प्रेशर है ना, चेंजेस इधर आके आर्टरी में, ये ऑलमोस्ट वही होती है जो लेफ्ट एट्रिया में होती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा जो हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी वेज प्रेशर होता है ना, ये स्लाइटली ज्यादा होता है, थोड़ा सा हमारे पास लेफ्ट एट्रियल प्रेशर से ज्यादा होगा, क्योंकि इसके बाद आर्टरीज के बाद जाना होता है कैपिलरीज में, फिर वेन में, देन इनटू द लेफ्ट एट्रिया। तो ये इसकी वजह से ना थोड़ा सा स्लाइड प्रेशर आगे डिक्रीज भी होना होता है। तो यहाँ पे जो पल्मोनरी वेज प्रेशर होता है, ये हमारे पास 1 to 2 मिलीमीटर ऑफ एचजी स्लाइटली राइज होता है, लेकिन वो नॉर्मली हमें तब फायदा दे देता था। अब न्यू टेक्निक्स यूज होती है जिसमें एकोकार्डियोग्राम आपको पता है, तो ये हमारे पास लेफ्ट एट्रियल प्रेशर फाइंड करने के लिए यूज होती थी। तो ये याद रखना है, ये पूछा जाता है। A human experiment is being performed in which forearm blood flow is being measured under the variety of conditions. The forearm is infused with vasodilator, resulting in an increase in blood flow. Which of the following will occur? अब blood flow किसी जगह का ज्यादा हो गया, अब वहां पे blood flow अगर ज्यादा हो गया, इसकी मैं एग्जांपल फिर से बस की एग्जांपल दूंगा। अब हमारे पास ब्लड फ्लो ज्यादा होने का हमें फायदा हो रहा है इधर, उसकी रीजन क्या है, वो हमारे पास जो पार्शियल प्रेशर है ना ऑक्सीजन का, वो इंक्रीज करेगा अल्फा। ये जस्ट नॉर्मल कंडीशंस की बात कर रहा हूँ, अगर एक्सरसाइज हम कर रहे हैं ये तब हो रहा होता है, उसमें हमें फायदा देता है। समटाइम्स ये नॉर्मल कंडीशन भी होती है, नो डाउट। तो नॉर्मल कंडीशन, एक्सरसाइज की कंडीशन में हमें फायदा देता है। तो उसमें बेसिकली क्या हो रहा होता है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हमें, अगर हम वेजोडाइलेटर नॉर्मल बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं भी कर रहे दे देते हैं, तो वहां पे ब्लड फ्लो ज्यादा होगा, वहां पे ऑक्सीजन ज्यादा जाएगी, तो पार्शियल प्रेशर, अगर ऑक्सीजन ज्यादा होगी तो पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा। अब अगर वहां पे ऑक्सीजन जा रही है, ब्लड फ्लो जा रहा है, वहां से वो जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो अपने साथ भी ले आएगा। अब वो जब कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ ले आएगा तो ऑब्वियसली उधर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर डिक्रीज होगा। तो ये ऑप्शन इसलिए गलत है। जब कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड में कम होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का आपको पता है कि ये एसिडिक नेचर की होती है, बिकॉज ये CO2 आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। जब ये एसिडिक नेचर की चीज कम हो रही है ब्लड में, तो इसका मतलब है ब्लड मूव्स टुवर्ड द बेसिक साइड, और पीएच डिक्रीज नहीं होगी, पीएच इंक्रीज होती है। फिर नो इफेक्ट, ये तो वैसे ही ऑप्शन गलत है, तो इसका राइट आंसर था अल्फा। तो ये पॉइंट कुछ याद रखने हैं। The next MCQ, then a man fall asleep in his running car. He was unconscious when he was brought into the emergency. With carbon monoxide poisoning, you would expect his alveolar O2 partial pressure would be dash, while the arterial O2 content would be dash. तो आपने देखा कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग मैंने बताया था, क्योंकि ये बहुत अच्छे से बाइंड होती है हीमोग्लोबिन के साथ। तो इस केस में जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का एल्वियोलाई में है, एल्वियोलाई में तो हमने इंस्पायर करनी है एयर बाहर से, अपने एनवायरनमेंट से। वो हॉस्पिटल में जब आ गया है तो ऑब्वियसली वो इंस्पायर कर रहे हैं नॉर्मली अपने एनवायरनमेंट से, तो उधर तो ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो नॉर्मल होगा। तो इस वजह से एल्वियोलर प्रेशर तब जो फाइंड हो रहा होगा तो वो नॉर्मल होगा, क्योंकि वो तो इंस्पायर एयर का आना है। अब जो हमारे पास आर्टीरियल ऑक्सीजन कंटेंट होता है, इसमें वेरिएशन आई होगी, क्योंकि ये डिक्रीज हुआ होगा, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड की जो बाइंडिंग कैपेसिटी है वो ज्यादा होता है। ये इसकी बाइंडिंग कैपेसिटी होती है हमारे पास ज्यादा। जब बाइंडिंग कैपेसिटी हमारे पास ज्यादा होगी तो ऑक्सीजन कंटेंट हमारे पास डिक्रीज हो जाएगा, तो आर्टीरियल कंटेंट डिक्रीज होता है। तो ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्लिनिकल है, कार्बन मोनोऑक्साइड रिपीटेडली पूछा जाता है वाइवा में, SCQ, MCQ। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि ये साइलेंट किलर है। The next MCQ, a person with anemia has an hemoglobin concentration 12 gram per deciliter. He start exercising and uses 12 milliliter oxygen per deciliter. What is mixed venous partial pressure of oxygen? तो देखिए इन्होंने वैल्यू हमें डिफरेंट चीजों की दी है, हीमोग्लोबिन दी हुआ है, इन्होंने फिर हमें कितनी कंजप्शन हुई है। अब इसको आप लोगों ने गौर से सुनना है। इसका आंसर हमारे पास 20 है, बट मैं इसका आंसर की एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। हमारे पास मैंने पहले बताया था जितनी हीमोग्लोबिन है इसको हमने 1.34 से मल्टीप्लाई करना होता है, बिकॉज 1 ग्राम पर डेसीलीटर जो हमारे पास हीमोग्लोबिन होती है वो 1.34 ml ऑक्सीजन को बाइंड कर सकती है। तो 1.34 को जब हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 16 मिलीलीटर ऑलमोस्ट होता है। तो ये हमारे पास आर्टीरियल ऑक्सीजन कंटेंट कितना आया, 16 मिलीलीटर आ रहा है। और जो हमारे पास कितनी हमने कंज्यूम की है, 12 मिलीलीटर हमने कंज्यूम कर लिया है।
अगर हमारे पास 16 थी, उसमें से हमने 12 कंज्यूम कर लिया है, तो हम क्या करेंगे, 16 को -12 कर देंगे। R3 में 16 थी, 12 हमारी बॉडी में कंज्यूम हुई, और उसके बाद हमारे पास पीछे रह गई 4। तो ये हमारे पास 4 पीछे रह गई है, यानी ये हमारे पास कितना है 16 का 25%। हमारे पास जो नॉर्मल ब्लड, जो हमारे पास ऑक्सीजन की जो प्रेशर होता है ना, पार्शियल प्रेशर, वो हमारे पास नॉर्मली होता है 80 मिलीमीटर ऑफ Hg से 100 मिलीमीटर ऑफ Hg तक, नॉर्मली जो आर्ट्रियल में होता है। यानी जब ये हमारे पास 20 थी, ये हमारे पास 16 ml थी, तो हमारे पास कितना प्रेशर होना चाहिए था, 80 टू 100 मिलीमीटर ऑफ Hg के राउंड अबाउट होता है। अब ये हमारे पास वीनस ब्लड का उसने पूछा है, वीनस का पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो वीनस ब्लड में हमारे पास अगर ये 4 है, हमारे पास जो इसकी कंसेंट्रेशन है वो 4 ml ऑक्सीजन पर डेसीलीटर है, तो 4 का मतलब क्या होगा, ये 25% है। तो 80 टू 100 का जो 25% लेंगे, तो ये 20 से 25 मिलीमीटर ऑफ Hg के दरमियान में लाई करेगा। तो हमने अब देखना होता है कि बेस्ट इसमें कौन सा है, तो ऑब्वियसली आप देख सकते हैं 20 इसमें बेस्ट ऑप्शन बनता है। अगर ये हमारे पास आर्टीरियल की ऑक्सीजन कंसंट्रेशन पूछता है, या वीनस की जगह आर्टीरियल होता, तो 80 टू 100 के दरमियान में जो ऑप्शन होता वो बेटर ऑप्शन होता। तो ये इस तरह भी पूछा जा सकता है। तो ये एक्सप्लेनेशन है, आप लोग देख सकते हैं इसमें। नेक्स्ट इज व्हेन द रेस्पिरेटरी ड्राइव फॉर इंक्रीज्ड पल्मोनरी वेंटिलेशन बिकम ग्रेटर देन द नॉर्मल, यानी ये एबनॉर्मल कंडीशन है। अब आप पल्मोनरी वेंटिलेशन चाहते हो कि ज्यादा हो, यानी अब ये आप abnormality की तरफ लेके जा रहे हो। A special set of respiratory neuron that are inactive during normal quiet breathing. आपकी नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग आपको पहले पता होना चाहिए कौन कंट्रोल करता है, फिर आप एबनॉर्मल की तरफ देख सकते हो। फिर उन्होंने पूछा है देन बिकम एक्टिव कंट्रीब्यूटिंग। अब हमने बताना है कि अगर वो हमारे पास उसको पल्मोनरी वेंटिलेशन इंक्रीज करनी है, तो वो कौन सी ऐसा रेस्पिरेटरी ग्रुप है जो कि अब एक्टिवेट होगा, जो नॉर्मली एक्टिव नहीं होता। तो नॉर्मली कौन सा एक्टिव होता है, नॉर्मली हमारे पास जो अंडर नॉर्मल कंडीशन होते हैं ना, वो डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये काम कर रहा होता है। जब एबनॉर्मल कंडीशन होती है तो वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप एक्टिव हो जाता है। तो यहाँ पे उसने कहा था इंक्रीज चाहिए, तो एबनॉर्मल कंडीशन थी, वो क्वाइट रेस्पिरेशन में कभी भी एक्टिव नहीं होगा, तो वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। अगर वो आपसे पूछे क्वाइट में कौन सा एक्टिव होता है, देन यू विल गो फॉर डोर्सल। सो द राइट आंसर इज ई इन दिस केस. So the next MCQ, the afferent sensory ending for the Heringsberg reflex are the mechanoreceptor. अब ये mechanoreceptor है। mechanoreceptor हमारे में क्या चेंज चेक करते हैं, ये हमारे पास जो प्रेशर लग रहा होता है ना, इसको डिटेक्ट कर रहे होते हैं। अब प्रेशर को किस तरह डिटेक्ट करेंगे, आपने इंस्पायर किया, आप ये अपने पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, या आप में ये रिफ्लेक्स एक्टिव आप खुद कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आप अभी सांस लें, सांस लेते जाएं लेते जाएं लेते जाएं, आप एक टाइम वो आएगा जब आप फर्दर सांस नहीं ले सकते, आप फर्दर इंस्पायर नहीं कर सकते, क्योंकि आप क्या होगा कि ये ना रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं हमारे पास ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में। ये रिसेप्टर डिटेक्ट कर रहे होते हैं प्रेशर, कि कितना प्रेशर आ रहा है। हमारा लंग्स जब बहुत ज्यादा इन्फ्लेट हो जाता है ना, तो ये एक्टिवेट होंगे, ये एक्टिवेट होकर वेगस नर्व के थ्रू ब्रेन मेडुला में सिग्नल लेके जाएंगे, और वहां पे जाके बताएंगे कि लंग्स इन्फ्लेट हो चुका है, अब इंस्पायरेशन और नहीं हो सकती, इसकी जरूरत नहीं है। एज अ रिजल्ट क्या होगा, अब एक्सपायरेशन होगी। अगर ये रिफ्लेक्स ना होता तो आप अंदर लेके जाते रहते, कोई भी रिफ्लेक्स आपको सिग्नल ना देता कि आप एक्सपायर करो। अगर आप एक्सपायर नहीं करते तो फिर आप खुद एक्सपायर हो सकते थे। तो दिस इज द रीजन ये रिफ्लेक्स ये इंपॉर्टेंस रखता है। तो ये रिफ्लेक्स आप लोगों को पता होना चाहिए, मैकेनोरिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, एंड व्हेन दे गेट एक्टिवेटेड, now you have to expire the air. So the next MCQ is a fraternity party. A 17-year-old male placed a paper bag over his mouth. तो ये बहुत सिंपल सा है, इसकी एग्जांपल आप लोग खुद कर सकते हैं। जब आप किसी बंद क्लोज जगह पे, फॉर एग्जांपल आप कोई शॉपर भी लें, उसमें हवा भरें और हवा एक इनहेल वही हवा कर लें, तो आपकी बॉडी में से CO2 निकल रही थी, तो आपकी बॉडी से CO2 एक्सेल हो रही है, तो वही आप इनहेल कर रहे हैं, तो आपके जो एल्वियोलाई है उसमें CO2 की कंसेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी। तो इसमें ज्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आप लोग पहले से ही जानते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग अकर ड्यूरिंग एटिलेक्टिक ऑफ वन लग। सो एटिलेक्टेसिस क्या होता है कि
हमारे पास फॉर एग्जांपल किस लंग रप्चर हो जाए, बंद हो जाए, अब उधर ऑक्सीजन वेंटिलेशन नहीं हो रही, तो हमारे पास वहां पे जो ऑक्सीजन का कंटेंट होता है ना वो स्लाइटली डिक्रीज होता है, बहुत ज्यादा डिक्रीज नहीं होगा हमारे जो ब्लड में होता है आर्टीरियल कंटेंट, बट स्लाइटली वो जरूर डिक्रीज होता है। ये 40%, ये बहुत ज्यादा वैल्यू थी, तो ये राइट आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट एमसीक्यूज, कंप्लायंस इज इंक्रीज ड्यू टू। कंप्लायंस हमारे पास कब इंक्रीज होती है, किन कंडीशंस में इंक्रीज होती है, जब हमारे पास जो इलास्टिक टिश्यू होता है ना उसकी वैल्यू कम हो जाए। तो जो हमारे पास ओल्ड एज होती है इसमें कंप्लायंस इसलिए कम होती है बिकॉज इलास्टिसिटी लंग्स की कम हो जाती है। जब भी हमारे लंग्स की इलास्टिसिटी कोई ऐसी चीज की वजह से कम कम हो जाए, जो इलास्टिक रिकॉइल होना था हमारे लंग्स का वो कम हो जाए, तो कंप्लायंस इंक्रीज हो जाती है। तो ओल्ड एज में हमारे पास जो इलास्टिक फाइबर्स होते हैं वो डिक्रीज हो रहे होते हैं, इसकी वजह से हमारे पास कंप्लायंस इंक्रीज हो रही होती है। अब इस एमसीक्यू से आप और क्या सीख सकते हैं, आप ये सीख सकते हैं कि ये जो 3 और ऑप्शंस है इन केसेस में कंप्लायंस डिक्रीज हो रही है। तो आप लोगों को कभी कोई एमसीक्यूज आएगा तो आप लोगों को पता होगा कि कंप्लायंस डिक्रीज कब होती है। तो काइफोसिस, फाइब्रोटिक प्लूरल, प्लूरल फ्यूजन, इसमें कंप्लायंस डिक्रीज हो रही होती है। नेक्स्ट MCQ is which of the following is restrictive respiratory disease? So it is important, you must have to know about the difference between obstructive and the restrictive diseases. So obstructive diseases में आपको expiration में problem हो रही होती है, और restrictive diseases में क्या होता है, आप इंस्पायर कर रहे हैं बट लंग्स एक्सपेंड नहीं हो रहे, वो इंस्पायरेशन में आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं, तो वो रिस्ट्रिक्टिव डिजीज होती है। इसके हमारे पास एक्स्ट्रा पल्मोनरी कॉजेज भी हो सकते हैं, और इसका हमारे पास पैरेन्काइमल कॉजेज भी हो सकते हैं, प्लूरल एफ्यूजन भी हो सकती है। तो प्लूरल एफ्यूजन इज फॉर द रिस्ट्रिक्टिव रेस्पिरेटरी डिजीज, इसमें जो हमारे पास फ्लूइड होता है वो क्यूमुलेट होगा प्लूरा में, तो एज अ रिजल्ट आप इंस्पायरेशन की कोशिश करेंगे, लंग्स को एक्सपेंड करने के लिए प्रॉपर जगह नहीं मिलेगी। जब लंग्स को एक्सपेंड करने की प्रॉपर जगह नहीं मिलेगी तो वो रिस्ट्रिक्टेड है, तो ये रिस्ट्रिक्टेड कॉजेज होती हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीजेज में अस्थमा, इसमें हमारे पास रेजिडुअल वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, आप प्रॉपर्ली एक्सपायर नहीं कर पा रहे यार। सिस्टिक फाइब्रोसिस, इसमें क्या होता है, इसमें आपके पास जो म्यूकस प्रोडक्शन होती है वो ज्यादा हो जाती है, और व्हेन म्यूकस प्रोडक्शन इंक्रीजेस तो हमारे पास क्या होता है, एयरवे में रेजिस्टेंस आएगी, तो ये ऑब्स्ट्रक्शन होती है, ये ऑब्स्ट्रक्शन के कॉजेज होती है। तो क्योंकि हवा सही तरह से प्रॉपर एक्सपायर नहीं हो पा रही होती। नेक्स्ट इज स्फीयर कफ विद फेलगम, इसमें भी आप लोग देखते हैं ये भी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज है। तो रिस्ट्रिक्टिव डिजीज याद रखना है जो हमारे लंग्स को प्रॉपर्ली एक्सपेंड ना होने दे रही हो। नेक्स्ट इज हाइपोक्सिया इन एम्फिसीमा। अब मैं कुछ हाइपोक्सिया की आगे 2 स्लाइड्स के बाद आप लोग को टेबल आएगा वो समझाऊंगा, तो आप लोग को हाइपोक्सिया आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला चीज है, और ये बहुत ज्यादा प्रोफ में पूछा जाता है, एमसीक्यूज वाइवा में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और गाइटन में ये अच्छा नहीं लिखा हुआ। ये आप लोगों ने जेपी से करना है, जेपी में ये बहुत अच्छा लिखा हुआ है हाइपोक्सिया को। तो हाइपोक्सिया इन एम्फिसीमा इज हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया। बाकी हाइपोक्सिया क्या होता है वो अभी आप 2 स्लाइड्स के बाद जो टेबल आएगा उसमें मैं समझाऊंगा। तो इसका आंसर हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया था। ये क्या है, कौन सा हाइपोक्सिया का मतलब होता है कि हमारे सेल तक, बॉडी तक ना ऑक्सीजन प्रॉपर्ली नहीं जा रही। अब हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया क्या हो रहा है कि हमारे ब्लड तक भी ऑक्सीजन सही तरह से नहीं आ रही, यानी हम इंस्पायर अगर कर रहे हैं तो प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं आ रही हमारे पास। तो एम्फीसीमा में क्या होगा, प्रॉपर ब्लड की ऑक्सीजनेशन नहीं हो रही होती, उसकी ऑक्सीजनेशन प्रॉपर नहीं होगी तो ऑब्वियसली जब टिश्यू में जाएगा तो ऑक्सीजन वो लेके ही कम जा रहा है, तो वहां पे भी प्रॉपर ऑक्सीजनेशन नहीं होगी। चार्ली, so after this MCQs I will explain you about hypoxia। किस में ट्रीटमेंट ऑक्सीजन थेरेपी का सही नहीं होता, तो वो हमारे पास हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया होता है। और हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया क्या होता है अब हम देखते हैं। तो ये हमारे पास 4 टाइप ऑफ हाइपोक्सिया जो मेनली होते हैं, हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया, एनीमिक हाइपोक्सिया, स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया एंड टॉक्सिक हाइपोक्सिया। सबसे पहले हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया वो हाइपोक्सिया होगा जिसमें कोई ऐसी चीज हो कि हमारी ब्लड की प्रॉपर ऑक्सीजनेशन नहीं हो रही। ये कब हो सकती है, कब ऐसा हो सकता है, आपकी कोई लंग्स की डिजीज है, आप इंस्पायर कर रहे हैं बट ब्लड में प्रॉपर ऑक्सीजनेशन नहीं हो रही, तो ये हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया है। आपके हार्ट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हुआ है, आपके लंग्स में प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हो रहा, क्या होगा, लंग्स में प्रॉपर ब्लड नहीं जा रहा तो वहां पे प्रॉपर ऑक्सीजनेशन नहीं होगी, वो हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया होगा। कोई भी ऐसी कंडीशन जिसमें हमारे लंग्स की कोई डैमेज है, कोई डिजीज है जो हमारे, या हमारे पास एटमॉस्फेयर से हमने ऑक्सीजन लेनी है
बाहर एटमॉस्फेयर में ही ऑक्सीजन नहीं है, फॉर एग्जांपल आप हिली एरियाज में जाते हो, वहां पे ऑक्सीजन कम होती है, तो क्या होगा, हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया। कोई ऐसी चीज जो ब्लड को प्रॉपर ऑक्सीजनेशन प्रोवाइड नहीं हो रही ड्यू टू या तो ब्लड फ्लो डिक्रीज हो गया लंग्स के अंदर, या लंग्स के अंदर प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं आ रही। नेक्स्ट आ जाते हैं हम एनीमिक हाइपोक्सिया। तो द नेम इज इनफ फॉर इट कि एनीमिया के केस में, एनीमिया के केस में क्या होगा, ब्लड कम हो जाएगा। ए प्लास्टिक एनीमिया, आरबीसी कम, सिकल सेल एनीमिया, हिमोलिसिस हुए, आरबीसी कम, कोई भी ऐसी हीमोग्लोबिन कम, आरबीसी कम। जब हमारे पास ये कम होगा तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, ऑक्सीजन प्रॉपर्ली बाइंड नहीं होता। एनीमिया के केस में जब ऑक्सीजन प्रॉपर्ली बाइंड, ऑक्सीजन के लिए ट्रांसपोर्टर्स नहीं है, उसको ट्रांसपोर्ट किसने करना था, हीमोग्लोबिन के साथ, आरबीसी के साथ बाइंड होकर इसमें ट्रांसपोर्ट होना था। ये वही एग्जांपल है कि यहाँ पे बस जो है वही हमारे पास नहीं है, अब जिसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होना था वो चीज ही नहीं है, तो एनीमिक हाइपोक्सिया। अब इनके कैरेक्टर भी हम देखेंगे। स्टेगनेंट हाइपोक्सिया, स्टेगनेंट वर्ड इंडिकेट जो आपको पता है स्टेगनेंट रुक जाना। रुक कब जाता है, ब्लड आप कोई ऐसी कंडीशन हो जिसमें ब्लड फ्लो रुक जाए, फॉर एग्जांपल कम हो जाए, डिक्रीज हो जाए, थ्रोम्बस फॉर्मेशन। थ्रोम्बस जो फॉर्म होता है किसी जगह पे, तो क्या हो रहा होता है, थ्रोम्बस फॉर्मेशन के टाइम पे हमारे पास ब्लड फ्लो उधर ऑब्स्ट्रक्ट हो गया होता है, डिक्रीज हो गया होता है। एम्बोलस फॉर्मेशन, एम्बुलस फॉर्मेशन के केस में स्टेगनेंट हाइपोक्सिया हो सकता है। सर्कुलेटरी शॉक, जब जो हाइपोवोलेमिक शॉक होता है उसमें वॉल्यूम कम हो गया होता है, प्रॉपर्ली ब्लड नहीं जा पा रहा होता। और उसके बाद हमारे पास स्टेगनेंट हाइपोक्सिया में हार्ट फेलियर, हार्ट जब फेल होगा वो प्रॉपर्ली पंप नहीं कर रहा ब्लड, जब वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ब्लड ही प्रॉपर्ली पंप नहीं करेगा तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, हाइपोक्सिया होगा। नेक्स्ट इज हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। तो हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया कौन सा हाइपोक्सिया होता है, हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया में हमारे पास ये कंडीशन होती है कि हमारे पास हम ऑक्सीजन ले रहे होते हैं, ब्लड प्रॉपर ऑक्सीजनेटेड होता है, ब्लड की ट्रांसपोर्ट बिल्कुल ठीक होती है, बट ऑक्सीजन की कंजम्पशन जो सेल ने करनी होती है, सेल के अंदर जो मशीनरी होती है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो मशीन पड़ी होती है साइटोक्रोम मिक्स ऑक्सीडेज, वो वर्क नहीं कर रहा होता। इट मीन ये सेल के अंदर की प्रॉब्लम है, यानी ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज की प्रॉब्लम है। तो जब हमारे पास कोई चीज ऑक्सीजन कंज्यूम करना ही नहीं चाह रही सेल को, तो हम जो भी ऑक्सीजन देंगे कोई फायदा नहीं। अब हम इसके देखते हैं, ये वाली चीज है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन आर्टीरियल ब्लड। हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया में ये रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया में हमें बाहर से ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं मिल रही थी। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड, अब हम हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया में देख रहे हैं ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी नॉर्मल होती है, क्योंकि आरबीसी तो अपना नॉर्मल फंक्शन कर रहे थे, उसको अगर ऑक्सीजन मिल जाएगी तो वो काम कर ही जाएंगे। वेलोसिटी ब्लड की सही थी, यूटिलाइजेशन टिश्यू भी यूटिलाइज कर रहा था। अब हम इस केस में अगर ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा पेशेंट। इसमें क्या है, फॉर एग्जांपल आप हाई एल्टीट्यूड पे गए, वहां पे ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं है, आपको सांस नहीं आ रहा, आप बेहोश हो जाते हैं, आपको ऑक्सीजन अगर दे दिया जाए तो आप सही हो जाओगे, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन थेरेपी इज 100% करेक्ट। नेक्स्ट आ जाता है एनीमिक हाइपोक्सिया। इसमें हमारे पास ऑक्सीजन सही आ रही है, आर्टीरियल जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन सही है, बट जो ट्रांसपोर्टर है वो हमारे पास डिक्रीज हो गया, यानी आरबीसी हमारे पास डिक्रीज है, तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑब्वियसली डिक्रीज हो जाएगी, हमारे पास ट्रांसपोर्टर ही नहीं है तो वो रिड्यूस हो जाएगी। वेलोसिटी भी हमारे पास सही थी, यूटिलाइज भी सही कर है। अब इसमें हमारे पास 75% ऑक्सीजन थेरेपी इफेक्टिव होगी, क्योंकि हमारे पास अब ट्रांसपोर्टर नहीं है। अगर ट्रांसपोर्टर हमारे पास नहीं है तो जब तक ट्रांसपोर्टर हमारे ब्लड में नहीं होंगे तो हम ऑक्सीजन दे देंगे, एक हद तक जरूर वो मेंटेन कर देगा 75%, लेकिन थोड़ा सा 25% का हमारे पास गैप फिर भी आ जाएगा। नेक्स्ट इज स्टेगनेंट हाइपोक्सिया। इस हाइपोक्सिया में हमारे पास ऑक्सीजन सही आ रही थी, ऑक्सीजन सही हो रहा था, बस वेलोसिटी सही नहीं थी। आपको बताया था थ्रोम्बस फॉर्मेशन, एम्बोलस फॉर्मेशन, आपका हार्ट फेलियर हो गया, प्रॉपर्ली ब्लड पंप ही नहीं हो रहा, तो वहां पे हम जितनी मर्जी ज्यादा ऑक्सीजन भी दे देते हैं, अगर हमारे पास ट्रांसपोर्ट सही हो ही नहीं रही तो हम किस तरह उस तक फूड पहुंचाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इसमें कोई बस में आप बैठ जाते हो, बस ने इस्लामाबाद जाना है, अब बस इस्लामाबाद के रास्ते में जाते जाते चीजें उतार देगी, अगर वो किसी जगह पे पहुंच ही नहीं सक रही या बहुत स्लो जा रही है, तो जिस पैसेंजर ने सबसे लेट जाना है वो तो लेट हो जाएगा ना। फॉर एग्जाम्पल, बस ने 5 घंटे में जाना था, वो वहां पे 10 घंटे में जाएगी, तो वहां पे वो लेट होगी। तो ऑक्सीजन थेरेपी हम दे भी उसको देंगे, लेकिन उसका काम तो एज कम्पेयर स्लो हुआ है ना, तो वो इतना इफेक्टिव नहीं होता। हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया, इसमें हर चीज नॉर्मल होती है, मेनली जो यूटिलाइजेशन होती है ना
ऑक्सीजन के टिश्यू की वो होती नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है कि आपके माइटोकॉन्ड्रिया में जो साइटोक्रोम P450 ऑक्सीडेज था, साइटोक्रोम मिक्स्ड ऑक्सीडेज होता है, उसने जो काम करना होता है वो इनएक्टिव है। तो हम जितनी मर्जी ऑक्सीजन एक्सटर्नली दें कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसने यूज करनी ही नहीं है। तो ये इसका आंसर था। सो आई होप ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेज ऑफ स्कूबा डाइविंग। तो इसका सबसे मेन डिसएडवांटेज, आप ज्यादा देर पानी के नीचे नहीं रह सकते। बाकी सारी चीजें भी एक तरफ वैलिड है, बट अगर सबसे बड़ा डिसएडवांटेज देखें तो आप ऑब्वियसली स्कूबा डाइविंग में पानी के नीचे ज्यादा देर नहीं रह सकते। So the last MCQ, effect of positive G. So this positive G is gravitational force. पॉजिटिव जी कब होगा? आप जमीन के अंदर को जाएंगे। नेगेटिव जी कब होगा? जब आप ऊपर को जाएंगे। अब जितना सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये अर्थ है, आप जितना सेंटर ऑफ ग्रेविटी के करीब जाते हैं उतना पॉजिटिव जी ज्यादा होगा। अब आप जितना नीचे जा रहे हो पॉजिटिव जी ज्यादा हो रहा है। तो जब ग्रेविटी हमारे पास फॉर एग्जांपल 3 to 4 टाइम्स हो जाए अगर, तो हमारे पास ये ब्लड को क्या करेगी? पुल डाउन। जब ब्लड नीचे को जाएगा तो क्या होगा? ग्रे आउट एंड ब्लैक आउट। क्योंकि जब ब्लड आपके नीचे को जा रहा है, आपके यानी एब्डोमेन में एक्यूमुलेट होगा, आपके पेरीफ्री, आपके लेग्स में एक्यूमुलेट होगा, आपके ब्रेन में तो ब्लड जाएगा ही नहीं। जब ग्रेविटी आपके ब्रेन में ब्लड जाने नहीं दे रही तो ब्लैकआउट होगा, क्योंकि आपके ब्रेन को ब्लड नहीं जा रहा। ब्रेन को ब्लड नहीं जा रहा, वो फंक्शन नहीं करेगा, डिजीनेस फील होगी, फिर ब्लैकआउट होगा और ग्रे आउट। तो ये पॉजिटिव जी है। अब इसी तरह नेगेटिव जी का भी पूछ सकते थे। नेगेटिव जी जब प्रेशर, फॉर एग्जांपल नेगेटिव जी की एग्जांपल, आप लिफ्ट में खड़े होते हैं, आप ऊपर पहाड़ की तरफ जाते हैं, जितना ऊपर जाएंगे तो अगर हमारे पास मेंटेन ना हो तो वहां पे नेगेटिव जी होता जाएगा जितना आप अर्थ से अवे जाएंगे। तो जब नेगेटिव जी होगा तो अब ब्लड कहाँ ज्यादा जाएगा? अब आपके ब्रेन में ब्लड ज्यादा जाएगा, क्योंकि नेगेटिव जी हो गया। ऑपोजिट, अब ब्रेन में अगर ब्लड ज्यादा जाता है तो एज अ रिजल्ट क्या क्या हो सकता है? हाइपरीमिया हो सकता है, एडीमा हो सकता है, क्योंकि ब्लड ब्रेन में ज्यादा जा रहा है, वो उधर से लीकेज के ज्यादा खतरे है, एडीमा करवा सकता है। तो ऑपोजिट इफेक्ट्स हमें शो होने लग जाएंगे। तो पॉजिटिव और नेगेटिव जी में ये होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज एमसीक्यूज। आई होप आप लोग को समझ आ गई होगी। सो इफ यू हैव क्वेरी यू कैन आस्क।